हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिक्स चल रही थी। अपने ऑप्टिक्स में स्नेल्स फॉर्मेट प्रिंसिपल कर लिया था। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर एप्लानेटिक पॉइंट्स, अविपत्ति बिंदु। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद या ट्रांसमिटेड होने के बाद, जैसे यहाँ से कोई भी सोर्स है, ये एस सोर्स है, इस सोर्स से लाइट यहाँ पर पहुंचती है, ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। इससे या तो प्रकाश क्या होगा, लाइट आगे चली जाएगी या यहाँ से वापस आ जाएगी। अब होता क्या है कि या तो रिफ्लेक्टिंग होगी या रिफ्लेक्टिंग होगी, किसी भी तरीके से हो, यहां से इससे निकलने के बाद वो लाइट या तो किसी एक पॉइंट से आती हुई आपको प्रतीत होगी या ये पीछे से आपके पास कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर के मिलेगी। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग होगा तो यहाँ पर आकर के मिलेगी, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग होगा तो ये इस तरीके से निकलेगी और यहाँ से पीछे से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब कि लाइट जो भी आपके पास एक सोर्स है उससे निकलने के बाद जैसे भी जाती है तो वो किसी न किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, या दूसरा इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से निकली तो यहाँ पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जैसे लाइट कहीं से एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होगी, वो वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? एप्लानेटिक पॉइंट्स कहलाते हैं, अविपत्ति बिंदु कहलाते हैं। यानी कि एक प्रकार के सेम एक प्रकार के बिंदु। जैसे ये सोर्स था, सोर्स से जो लाइट आई उसके अंदर सेम आपके पास वो सारी कहां से, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग होगी तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से देखोगे तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, इसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। इसको अपने प्रूव करेंगे कि वो क्या होगी कि किसी एक ही पॉइंट से आएगी, चाहे आपके पास सोर्स उसके अंदर कहीं पर भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए अपने एक सरफेस लेते हैं। देखिए, ये आपके पास इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला। इसके अंदर आपके पास एक सोर्स रखा हुआ है O पॉइंट के ऊपर। O पॉइंट के ऊपर सोर्स है, वो यहां से थीटा एंगल के ऊपर आपके पास लाइट जा रही है। तो यहां से ये आपके पास इंसिडेंट हो रही है I एंगल के ऊपर। ये आपके पास इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो आपने एस सरफेस ली हुई है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, सोर्स लिया है, उसकी जो सेंटर पॉइंट से दूरी है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? म्यू के ऊपर। वो कितनी होनी चाहिए? r/μ। इसके अंदर अभी देखेंगे किस तरीके से होती है। ये म्यू इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर इसका अपवर्तनांक वो आपके पास म्यू है, माध्यम का, कौन सी का, जो आपने ले रखा है ग्लास उसका। इधर आपके पास मान लीजिए एयर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज तो ये कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी रेडियस AC इज इक्वल टू R। यहां से इसके सेंटर पॉइंट से जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी दूरी कहां कितनी होनी चाहिए? r/μ। अगर इतनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट लिया है और थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, ये I है, यहां से रिफ्रैक्टिंग होने के बाद ये AB के रूप में आगे की तरफ जा रही है। तो अब आपके पास आगे की तरफ यहाँ पर जा रही है, तो इसको देखिए, अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये AB वाली जो आ रही है पीछे से कहां से आती हुई आपको प्रतीत होगी? I पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब कि ये आपके पास एप्लानेटिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर AB है जो आपको कहां से आती हुई प्रतीत होगी? I से। तो इसकी इमेज बन रही है, वो कहां से बन रही है? ये वाली। तो अपने इसके तरफ देखेंगे कि I इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये आपके पास एप्लानेटिक पॉइंट्स आते हैं। क्या ये डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर, किसी भी एंगल के ऊपर डालेगा? नहीं डिपेंड करता। किन किन बातों पर? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपके पास जो सोर्स ले रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर का 1/μ मल्टीप्लाई, इसकी रेडियस कितनी है? R, और यहां से इसकी दूरी कितनी है? r/μ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतनी दूरी पर अगर आप सोर्स ले रहे हो। अब इसके अंदर आगे प्रूव करते हैं। देखिए, इसका एंगल आइए, यहाँ पर AC इज इक्वल टू R, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इसकी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये वाली होगी R। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वो कितना है? म्यू है। और ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने O पॉइंट के ऊपर और इसका इमेज बनता है I के ऊपर। इसका इंसिडेंट एंगल है I, कौन सा? OCA। आपके पास एंगल OCA इज इक्वल टू I, और ये आपके पास जो रिफ्रैक्टिव एंगल वो कितना है? R, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये R है, तो ये टोटल कितना होगा?
आर होगा, इसमें से ये आई है तो ये कितना बच गया आर माइनस आई। इसका एंगल थीटा है, कौन से का, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है उसका एंगल थीटा है, जो इमेज बन रही है यानी कि ए भी जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है उसका एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। तो यहां तक की अपने पास थी। इसके बाद देखिए अपने यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, जो अपने फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव किया था, जो रिफ्रैक्टिंग लॉज है उसके अंदर स्नेल का नियम साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। यहां पर म्यू टू क्या है, एयर है, और यहां पर म्यू वन क्या है, ग्लास है। तो आप इसको लिख सकते हो जी म्यू ए, यानी कि म्यू ए अपॉन में म्यू जी। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, एयर का, जो एयर के सापेक्ष ग्लास का कितना है, म्यू है। तो इसको अपने ले लेते हैं, यहां पर एयर के सापेक्ष ग्लास का कितना है, म्यू ए अपॉन में जी, यानी कि 1 अपॉन में म्यू। ये आपके पास स्नेल प्रिंसिपल है। इसको दे देते हैं अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए अपने सेकंड इक्वेशन कहां से लेकर के आते हैं, सबसे पहले OC इज इक्वल टू आर, और दूसरा स्नेल नियम से साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू वन अपॉन में म्यू, या इसको म्यू टू अपॉन में म्यू वन भी लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर। अब सेकंड, इसके अंदर कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं देखिए। एक आपके पास ये ट्रायंगल OCA यूज हो रहा है, इसके अंदर थीटा आएगा। दूसरा आपके पास आएगा ICA, इसके अंदर कौन सा एंगल आएगा, फाई। तो थीटा और फाई में रिलेशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास क्या है, इमेज है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं ट्रायंगल OCA। इसके अंदर आपके पास साइन थीटा अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू AC अपॉन में OC। यहां पर देखिए OCA कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, यहां पर इसको दोबारा बना लेते हैं। ये आपके पास है OCA, ये एंगल है I, ये एंगल है थीटा। तो देखिए AC के सामने का एंगल साइन थीटा, तो यानी कि जो समान भुजाओं का अनुपात है वो समान कोणों का, सामने के सामने के कोणों का भी अनुपात क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए AC बटा में क्या लेते हैं, OC। तो AC बटा में OC, तो AC के सामने का कोण थीटा, तो AC के सामने का कोण कितना आ गया, साइन थीटा। OC के सामने का कोण I, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन I। आ रही है बात समझ में, साइन थीटा कोण में साइन I। यहां से AC की वैल्यू कितनी है, R, OC की वैल्यू कितनी है, R अपॉन में म्यू इज इक्वल टू, यहां से करोगे तो म्यू आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। देखिए आसान सा है, ट्रायंगल OCA ले रहे हैं, OCA के अंदर ये आपके पास भुजा है OC और ये है AC। AC के सामने का कोण थीटा, तो यानी कि AC के सामने साइन थीटा। OC के सामने का कोण I, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण। तो यानी कि अगर इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन I अपॉन में साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में। इस वाले इक्वेशन के अंदर साइन थीटा अपॉन में साइन I है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू आ रही है। तो यहां से अपने साइन I अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में म्यू। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर भी आपके पास क्या है, 1 अपॉन में म्यू है, और इक्वेशन सेकंड में भी आपके पास कितना आ रहा है, 1 अपॉन में म्यू। तो यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। देखिए साइन I अपॉन में साइन R, साइन I अपॉन में साइन थीटा, दोनों तरफ 1 अपॉन में म्यू है, यानी कि I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा। साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू साइन I अपॉन में
साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब r इज इक्वल टू इसके बराबर है थीटा। तो यहां से देखिए कि ये जो आपके पास एंगल आ रहा है r और ये एंगल आ रहा है कितना थीटा, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसको अपने इक्वेशन नंबर दे देते हैं थर्ड। ये किस लिए कर रहे हैं अपने पास, ये इसके इमेजिनरी आपने जो एक्लानेटिक पॉइंट्स है उनको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपने स्नेल का नियम का यूज किया, वो कहता है साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल अपॉन में रिफ्लेक्टिंग एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू, यानी कि म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। दूसरा आपने ये ट्राइंगल यूज किया, इंसिडेंट एंगल का जो ट्राइंगल बन रहा है वो यूज करेंगे OCA। OC के अंदर आपके पास थीटा और आई के रूप में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन आई, AC अपॉन में OC इज इक्वल टू म्यू। दोनों को कंपेयर करते हैं तो R इज इक्वल टू थीटा, एक कंडीशन आ गया आपके पास। इसके बाद की जो कंडीशन निकालनी है आपके पास, देखिए क्या आता है, ये वाला ट्राइंगल देखिए आपके पास, ट्राइंगल IOA, ठीक है। अब इसके अंदर एक अपने नियम लगता है कि जो आपके पास एक्सटर्नल एंगल का सम है वो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, उसका मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः कोण का योग, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। कौन से के, यहां पर देखिए ये वाला इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल को दोबारा बना देते हैं, ये वाला आई, ये आपके पास O, ये आपके पास Q, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए ये कोण कितना है फाई, और ये कितना है R माइनस आई। तो अब देखिए ये जो अगर ट्राइंगल ले रहे हैं अपने IOA, इसके अंदर दो कोण, ये वाले इंटरनल एंगल है, इसके अंदर कोण है, और ये वाला एंगल है, इसके बाहर का जो कोण है वो बाह्य कोण हो जाएगा इन दोनों के लिए। तो इसका बाह्य कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो यानी कि अपने कह सकते हैं कि थीटा बराबर फाई प्लस R माइनस फाई। ये वाली चीज लिख सकते हैं अपने। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है R, तो यानी कि यहां पर आप रख सकते हैं R बराबर फाइव प्लस R माइनस फाइव, R से R कैंसिल हो गया, ये आपके पास फाइव बराबर आ गया आई। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई 4। देखिए क्या किया, सबसे पहले स्नेल का नियम लगाया, फिर अपने ट्राइंगल OCA किया, OC से प्रूव क्या हुआ आपके पास, R इज इक्वल टू क्या आ रहा आपके पास थीटा। उसके बाद IOA से यूज किया, तो यहां से आपके पास आ रहा है फाइव इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद देखिए ट्राइंगल ICA, यहां पर देखिए ICA, इस ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो इस ICA के अंदर यहां पर देखिए ये भुजा मेरे पास कितनी है IC, और ये वाली भुजा CA, दोनों के सामने का कोण आपको पता है AC है ये वाला, इसके सामने का कोण है फाइव, और ये IC है, इसके सामने का कोण है ये टोटल कितना हो जाएगा R माइनस आई प्लस आई कितना हो जाएगा R। तो इन दोनों एंगल आपके पास पता है, ट्राइंगल यूज करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां से अगर अपने निकालते हैं IC अपॉन में AC इज इक्वल टू साइन R अपॉन में साइन फाइव, और फाइव इज इक्वल टू आपके पास कितना है I, तो यहां पर अपने क्या लिख सकते हैं साइन I, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, साइन R अपॉन में साइन I की वैल्यू म्यू के बराबर है। तो यहां से IC बराबर म्यू AC, और यहां से IC की वैल्यू कितनी आ गई म्यू R। कहने का मतलब कि ये वाली डिस्टेंस यदि अपने R अपॉन में म्यू ले रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर आएगी म्यू इंटू R के बराबर। क्लियर है। तो अब आपके पास देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था R अपॉन में म्यू डिस्टेंस के ऊपर था,
और इसका इमेज बन रही है वो कितनी म्यू आर डिस्टेंस के ऊपर बन रही है। तो अब आपके पास यहाँ से जो भी सोर्स की लाइट जाएगी वो आगे निकलने के बाद यहाँ पर किससे आती हुई प्रतीत होगी, आई से आती हुई प्रतीत होगी। ये आपके पास जो इमेज है वो कहीं पर भी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो आई सी की वैल्यू है म्यू आर, उसके अंदर कहीं पर भी थीटा नहीं आ रहा। इसका मतलब आप थीटा कोई सा भी रखो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी रेज कहां से आती हुई दिखेगी, म्यू आर डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर से आती हुई दिखेगी। यदि आप कौन से ओ पॉइंट से कर रहे हो तो ओ पॉइंट और आई पॉइंट के अंदर दोनों के आपके पास रिलेशन आ गया। ओ पॉइंट यदि म्यू अपन में आर डिस्टेंस के ऊपर है, सॉरी आर अपन में म्यू डिस्टेंस के ऊपर है, तो आईसी कितना होगा, म्यू आर डिस्टेंस के ऊपर होगा। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्फानेटिक पॉइंट्स हो जाएंगे और विपत्ति बिंदु हो जाएंगे। ये वाला था। इसके अंदर देखिए अपन कैसे किया, क्या प्रूव किया अल्फानेटिक पॉइंट्स में कि आपके पास जो इमेज आ रही है वो कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रही, किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो कैसे किया, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे स्नेल के नियम से साइन आया अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू म्यू, इसको उल्टा करेंगे। दूसरा इसी ट्रायंगल से यूज किया, तब अपन ने प्रूव किया थीटा इज इक्वल टू आर। और तीसरा जब अपन ने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसके अंतर कोणों का योग, तब अपन ने प्रूव किया फाई इज इक्वल टू आई। ये वाली सारी चीजें की। उसके बाद जब अपन ने ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया, उसके अंदर आपके पास आया था आईसी अपॉन में एसी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन फाई, और फाई की जगह अपन ने क्या लिख दिया, साइन आर अपॉन में साइन आई। और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, म्यू, तो आईसी की वैल्यू कितनी आ गई थी, म्यू, एसी की वैल्यू कितनी, आर। इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कहीं पर भी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ओ से निकलने वाली सारी की सारी कहां से आती हुई प्रतीत होगी, आई से आती होगी। तो इसके लिए अल्फानेटिक पॉइंट्स हो गया आई। अगर इसी के अंदर बात की जाए, अगर देखिए ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी सी, ये कोई भी सरफेस है, इसके अंदर ये इसका पॉइंट है सी। ये आपके पास ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये वाली सरफेस है। यहां पर कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इससे लाइट जा रही है इस तरीके से, ये किसी भी एंगल के ऊपर जाएगी, इस एंगल के ऊपर जा रही है या इस एंगल के ऊपर जा रही है। और ये आपके पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यदि म्यू इज इक्वल टू 1 है तो OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन में म्यू, यानी कि आर, इसके बराबर हो जाएगा। और जो इसकी इमेज बन रही है ये कितना है, आर अपॉन में म्यू। और इसके बाद इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है यहाँ पर, ये आई पॉइंट है, ये कितना है, म्यू आर। यदि आपके पास म्यू इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं अपने, तो क्या होगा कि यहां से ये आर इस सेंटर पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, इसके रेडियस के ऊपर यहाँ पर दूरी पर आ जाएगा, यानी कि आर पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तब आपके पास ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, यहीं से ले जाएगी और यहीं पर वापस पहुंच जाएगी, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू भी आर हो जाएगा और आर अपॉन में म्यू भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा यदि म्यू इक्वल टू 1 की बात की जाए। अगर म्यू का मान 1 से ज्यादा है तब आपके पास देखिए ये इसके अंदर होगा, जितना ये इतना दूर जाता जाएगा, क्योंकि ये म्यू आ रहा है, इतना मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये डिवाइड, ये इससे क्या होगा, कम होगा जैसे जैसे ये से आगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से इसका मतलब ये कि थीटा, थीटा कोई सा भी रखो आप इस एंगल के ऊपर भेजो तो भी ये वाला कहाँ से आता है, मिलेगा यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये वाली रेंज इस तरीके से जाएगी, इस वाली रेंज इस तरीके से जाएगी। यहाँ से अगर आप कोई भी और थीटा लेते हो, यहाँ पर लेते हो, तो भी ये मुड़ करके कहाँ से आती है, दिखाई देगी यहाँ से। तो ये दोनों आपके पास आई और ओ क्या हो गए, अल्फानेटिक पॉइंट्स हो गए और विपत्ति बिंदु हो गए, इन सभी के लिए आपके पास। अब जो इसकी एप्लीकेशन है अल्फानेटिक पॉइंट्स की, वो देखिए। अल्फानेटिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ अल्फानेटिक पॉइंट्स, इसके अंदर आता है आपके पास सबसे पहले ऑयल इमर्जन, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल, इसके अंदर देवदार काट के यूज किया जाता है
इसीलिए इसको ऑयल इमर्जिंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू। तो यानी कि जहां पर अपने गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे, यहाँ पर जो एक ऑयल लिया जाता है, इसको अपने एक लेयर बना दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू होता है। इसके अंदर देखिए क्या पोजीशन होती है, यहां पर आपके पास क्या होता है, ऑयल होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू होता है। और इसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी रेडियस कितनी है, आर। ये आपके पास पॉइंट होता है। यहां पर ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट को यहां पर। तो यहां पर देखिए ये कितना डिफरेंस आ गया म्यू के अंदर, यानी कि आर को में म्यू डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। अब देखिए ये इसके लिए क्या काम करेगा, लेंस का काम करेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक आगे लेंस और लगा दिया जाता है, इसमें लेंस, और इसके बाद ये आपके पास लेंस फर्स्ट। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो ये लेंस L1 होगा, इसके कारण यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहां से कोई भी रेज इस तरीके से जाएगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के बाद यहां से आती हुई पड़ती है। ये आपके पास पॉइंट आ गया I1। यहां पर देखिए सेम इसी तरीके से इसको थोड़ा सा अब देखिए इसको सेकंड जो लेंस है, ये आपके पास पहले L1 लेंस था, इस L1 लेंस से आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर था, इससे ये दूरी, इसकी रेडियस r1 में म्यू के रूप में आ जाएगी। ये इसकी रेडियस r है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने ऑयल दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो ये आपके पास लेंस L1 है, यहां से ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहां से जो रेज जाएगी वो इस मीडियम से होते हुए जब इस सरफेस के ऊपर जाएगी, तो यहां से ये अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर का आपके पास एयर है, तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये आपको कहां पर इसका पहला जो एक्लैनेटिक पॉइंट्स है वो I1 के ऊपर मिलेगा। कहने का मतलब कि लेंस L1 के बाद L1 से जो इमेज मिल रही है इसको यहां पर बनेगी, और जो यहां पर L2 लेंस है, L2 लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेम जब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये रेज यहां से आगे की तरफ निकलती जाएगी। तो ये वाला यहां से इस तरीके से इसकी इमेज बनेगी कहां पर, I2। यानी कि ये वाला जो आपके पास यूज करे हो ऑयल इमर्जिंग, इसके अंदर जो इमेज बन रही है वो क्या होती है कि एवर्सन फ्री होती है। एक आपके पास स्फेरिकल एवर्सन और एंगल, यानी कि कोणीय विपतन और आपके पास गोलीय विपतन से मुक्त होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक है तब अपने इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। यहां पर आपके पास सीधा इतना मतलब ये है कि विपतन मुक्त होती है। इसका मतलब कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए विपतन का मतलब ये होता है कि जब रेज आपने अभी पढ़ा था कि अविपत्ति बिंदु क्या होते हैं, जहां पर आकर के सारी की सारी रेज पॉइंट्स आकर के मिलते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आकर के मिलते हैं, वो आपके पास एक ही बिंदु के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। तो विपतन मुक्त होने का मतलब कि ये आपके पास यहां से जैसे कोई रेज आकर के यहाँ पे मिल रही है, कोई रेज आकर के यहाँ पे मिल रही है, तो ये इतना वाइड एंगल हो जाता है, यानी कि इसके बीच में आपको एक पीक पॉइंट न मिल करके फैला हुआ मिल जाता है, वो आपके पास होता है विपतन यानी कि एवर्सन।
ये आपके पास दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो ये आपने आगे पढ़ेंगे कि आपके पास कोणीय विस्तार कौन सा होता है, स्फेरिकल जो आपके पास एवर्सन होता है वो कौन सा होता है। एक बार इसके अंदर अपने को यहाँ पर इसको डायग्राम को समझने, यहाँ पर इसको समझने के लिए इतना पता होना चाहिए कि जो एवर्सन होता है वो फ्री होता है इससे बनने वाले डायग्राम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास रेज आ रही है वो दो बार यानी कि 2 या 3 लेसों से रिफ्रैक्टिंग के बाद आपको मिल रही है। और रिफ्रैक्टिंग भी आपके पास किस तरीके का मिल रहा है, आपने जो अभी अपने पॉइंट पढ़ रहे थे एप्लानेटिक्स पॉइंट्स, उस एप्लानेटिक पॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि वो जो पॉइंट मिलता है यानी कि O से आपके पास जो I1 मिल रहा है वो I1 आपको क्या मिल रहा है, एप्लानेटिक पॉइंट्स मिल रहा है इसका। यानी कि यदि आपके पास OC की दूरी r अपॉन में म्यू ले रहे हो, OC की दूरी कितनी ले रहे हो, r अपॉन में म्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर जो आपके पास इमेज बनेगी I1 वो कितनी दूरी पर बनेगी, म्यू r दूरी के ऊपर बनेगी। तो ये वाला पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट से सोर्स है अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ये भी आपके पास यानी कि ये सारी की सारी रेंज होगी इसी पॉइंट से निकलती हुई आपको प्रतीत होगी। यानी कि आपको O पॉइंट से जितना सोर्स हो रहा है वो सारी की सारी रेंज आप यहाँ से देखोगे लेंस L1 के बाद तो सारी जो इमेज I1 की ऊपर बनी तो सारी उसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। और वो पॉइंट क्या होगा, विपतन मुक्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाला आपने डिस्टेंस फिक्स ले रखी है, तो ये सारी सारी एक ही पॉइंट के ऊपर जैसे सोर्स था O उसी तरीके से I आपको मिलेगा, यानी कि I फैला हुआ नहीं मिलेगा, वो दोनों ही तरीके के आपके पास एवर्सन फ्री आपको मिलेगा। अब देखिए एवर्सन फ्री एक तरीके से यहां से हो गया, फिर आपके पास सेम वही कंडीशन लगाते हैं। इसके लिए L2 के लिए I1 जो इमेज बन रही है, इमेज I1 बन रही है वो सेम उसी तरीके से आपको म्यू डिस्टेंस के ऊपर लेंगे तो ये भी आपके पास म्यू आर, यानी कि इसके दो बार रिफ्रैक्टिंग के बाद आपको ये रेज मिल रही है। दो बार रिफ्रैक्टिंग के बाद रेज मिलने के बाद आपके पास ये रेज और भी आपके पास क्या होती है, एवर्सन फ्री होने लग जाती है। जितनी बार आप रिफ्रैक्टिव करोगे उतनी बार आपके पास ये वाले पॉइंट के अंदर जो एवर्सन आ रहा था वो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ओएल इमर्जिंग एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि ये वाली जो रेज होती है वो आकर के इसी पॉइंट सेम पॉइंट के ऊपर मिलती है। अब यहाँ पर इसको अपने नेक्स्ट तरीके से समझा सकते हैं कि जो आपके पास लेंस L1 है यहां से आपके पास जो I1 पॉइंट है उसके लिए अगर θ1 एंगल बन रहा है और I2 के लिए एंगल बन रहा है θ2, तो देखिए ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, और इससे जो I1 की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास R, और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है R अपॉन में म्यू। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना कि R अपॉन में म्यू, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, म्यू आर आ जाएगी। तो यहां से अगर अपने निकालना चाहते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं यहां पर, ये आपके पास R अपॉन में म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, और tan θ2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R अपॉन में म्यू आर इज इक्वल टू। तो यानी कि आप यहां से देखिए ये वाली डिस्टेंस सेम है आपके पास R, दोनों की डायग्राम के लिए चेंज क्या हो रहा है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है R अपॉन में म्यू। अपनों ने लिखा था ना कि OC इज इक्वल टू R अपॉन में म्यू लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए पीछे वाले डायग्राम में अभी बनाया था, उसके लिए यदि ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये I है, तो ये R डिस्टेंस है, ये आपके पास R अपॉन में म्यू होगी, ये अपॉन आपके पास म्यू R होगी। तो जब इसके लिए थीटा का वैल्यू निकाली थी तो आपके पास कितना आया था, tan θ1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो R अपॉन में म्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। दूसरा tan θ2 की वैल्यू निकालेंगे तो R अपॉन में म्यू आर यानी कि 1 अपॉन में म्यू। तो यानी कि जब सेकंड इसकी इमेज I2 पर बनेगी तो ये जो आपके पास tan फाई यानी कि अपने कह सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू जो एंगल आ रहा है इसको ये किस में चेंज कर रहा है, tan इनवर्स 1 अपॉन में म्यू में चेंज कर देता है। कौन, ओएल इमर्जन apparatus आपके पास। तो इस तरीके से ये
दोनों एंगल में रिलेशन है, कहीं पर भी ये इसके ऊपर थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का मतलब कि ये जो आर में वो डिस्टेंस ले रहे हैं, इसके कारण कहीं पर भी लोग कोई सी भी एंगल पे थीटा जा रही है, वो सारी एंगल यानी कि यहाँ से जाने वाला कोई भी रेज है, वो सारी की सारी जो यहाँ से निकल रही है वो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। पहले तो वो यहाँ से ओ से निकलने वाली सारी की सारी कहाँ पर मिलेगी, आई पर, चाहे थीटा कुछ भी हो, सारी थीटा वाली कहाँ पर मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगी। उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया L2 के लिए, तो सेम L2 के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसकी जो इमेज बनेगी वो I2, वो भी सेम आपके पास देखिए म्यू को किसमें चेंज कर रहा है, 1 में म्यू के ऊपर चेंज कर रहा है। तो कहीं पर भी थीटा के ऊपर यानी कोई सा भी एंगल थीटा हो, I1 और I2 आपको क्या मिलेंगे, सेम पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास एवर्सन का ये वाला टॉपिक यानी कि ऑयल इमर्जन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट इसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा अपनों ने प्रूव कर दिया कि ये जो थीटा 1 और थीटा 2 इमेज बन रही है I1 और I2, ये बार बार रिफ्लेक्टिंग के बाद आपको जितनी बार यानी कि ये ऑयल इमर्जन इसमें 2 बार रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, तो आपको इमेज वास्तव में क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध मिलती जा रही है, यानी कि एवर्सन फ्री मिलती जा रही है, इसके दोषों से मुक्त मिलती जा रही है। ये वाला एक्सपेरिमेंट था ऑयल इमर्जन। आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।